पाकिस्तानी फिक्शन इन इंग्लिश, तो ये पार्ट 2 है, पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश जो हम कर रहे हैं। आप कहते हैं हम पहले स्लाइड पे देते हैं, ये हम कर रहे हैं पाकिस्तानी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश का एक पूरा सर्वे कर रहे हैं। इवन 1947 टू 2022 हमने लिखा, लेकिन एक्चुअली हम प्री पार्टीशन टाइम में भी जा रहे हैं। और इसमें हमने फिक्शन, पोइट्री और ड्रामा के 3 बड़े सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया। और सबसे पहले हम फिक्शन कर रहे हैं, और फिक्शन पे हमने पार्ट 1 किया था। तो आज जो है वो फिक्शन का पार्ट 1 जो हमने किया था, इसको भी देखते चले जाते हैं कि प्री पार्टीशन में आथर्स हमने देखे। लास्ट टाइम ख्वाजा अहमद अब्बास, फिरोज खान नून, मुमताज शाह नवाज को हमने देखा, अहमद अली, इनके वर्क अंगारे, शोले, इन दिल्ली, रैट्स एंड डिप्लोमेट्स 1950s में हमने फिर देखा है। लोगों को कुछ लिटरेरी मोमेंट्स की बात की, ज़ेबुन्निसा हमीदुल्लाह, ज़ाहिरा फारूकी 1960s की। फिर हमने बात की व्हील्स गो राउंड एंड राउंड, ऑब्वियसली अतिया हुसैन और आयशा मलिक के काम को हमने देखा है। बरकी हैं मेहदी अली सल्जूक। और यहाँ तक हमने जो है पाकिस्तानी हिस्ट्री का एक सर्वे किया था, और इसमें हम हिस्ट्री को हमने जैसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, फिक्शन, पोइट्री और ड्रामा। तो सबसे पहले हम फिक्शन देख रहे हैं, जिसमें शॉर्ट फिक्शन, लॉन्ग फिक्शन और ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी वगैरह, ये ऐसे टाइप जो रोज वर्क है उसको भी साथ देख रहे हैं। पाकिस्तानी फिक्शन इन इंग्लिश का ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हम चलते हैं 70s के अंदर, और 1969 के अंदर बुक हमारे पास आती है, बेविल्डरमेंट ऑफ सबलिमिटी। Another work which was published in the 60s was Abdul Qayyum Khan's novel Bewilderment of Sublimity। ये 1969 में आता है, अभी 70s स्टार्ट होने वाला है। तो एक फेमस वर्क आता है, अब्दुल कयूम खान का नॉवल है ये, Bewilderment of Sublimity। So it was not well written, but idea was interesting। तारिक रहमान से एग्री नहीं करते इस नॉवल को, वो कहते हैं कि ये टेक्निकली एक अच्छा नॉवल नहीं है, वेल फॉर्म्ड नॉवल नहीं है, लेकिन आइडिया इसमें बहुत इंटरेस्टिंग। आइडिया क्या है? इट इज ऑफ ए वर्ल्ड स्टेट व्हिच ओपन्स एन एकेडमी फॉर द पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ द रूलर्स ऑफ द फ्यूचर। इसमें एक आइडिया दिया गया कि एक वर्ल्ड स्टेट कायम हो चुकी है दुनिया भर में। आइडिया ऑफ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट किसने दिया था पता? आपको साथ साथ जगा के रखते हैं। आइडिया ऑफ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट पढ़ा होगा आपने प्रोज के अंदर। बर्ट्रैंड रसल सर जी। हाँ जी, बर्ट्रैंड रसल का आइडिया है। ये भी याद रखिएगा, आइडिया वन वर्ल्ड, एक दुनिया में एक हुकूमत बन जाएगी, एक दिन आएगा एक ही मुल्क होगा पूरी दुनिया पे, वन वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बन जाएगी, यानी हम सिटीजन ऑफ वर्ल्ड होंगे या सिटीजन ऑफ अर्थ होंगे। तो अब इस नॉवल में बताया गया कि वर्ल्ड स्टेट एक कायम हो चुकी है, और वो एक एकेडमी बनाते हैं पॉलिटिकल रूलर्स को, जहां फ्यूचर के रूलर्स को जो वो ट्रेन किया जाता है। अनदर सच बुक, तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया था जो बिविल्डरमेंट ऑफ सब्लिमिटी के अंदर डिस्कस किया है अब्दुल कयूम खान नाम के एक नॉवेलिस्ट। Another such book is Saeed P. Yazdani's collection of short stories called The Seduced। तो सईद यज़दानी की जो बुक है, एक शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन आती है। शॉर्ट स्टोरीज काफी लिखी हैं, आप देख रहे होंगे लगातार शॉर्ट स्टोरीज आ रही हैं, कलेक्शन आती हैं, और बुक लिखी उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज की, द सेड्यूस के नाम से 1967 में। द स्टोरीज इन दिस कलेक्शन अनलाइक मोस्ट पाकिस्तानी फिक्शन आर एक्सप्लिसिट एंड इवन ऑब्सेस्ड विद सेक्स। तारिक रहमान यहाँ पे कमेंट करते हैं कि ये काफी बोल्ड किस्म की शॉर्ट स्टोरीज थी और बिल्कुल ऑब्सेस्ड विद सेक्स लग रही थी, ऑब्सीन किस्म की चीजें इन्होंने लिखी। द सेड्यूस, जैसे टाइटल भी लग रहा है, द सेड्यूस, सईद यज़दानी का ये वर्क है, और कोई खास जगह नहीं बना पाया उस तरह से। आप देखेंगे ये गैर मारूफ कामों में आता है। बेविल्डरमेंट ऑफ सब्लिमिटी भी का भी यही हाल है, गुमनाम हो चुके हैं। अब जो ये टाइम है, ये जो फेज चल रहा है, डेकेड चल रहा है, इसमें जो सबसे फेमस आथर है वो है जुल्फकार गौस, जिन्होंने अपना सही नाम बनाया है। जुल्फकार गौस जो है, born in 23 March 1935, is a Pakistani American novelist, poet, essayist, इनको कहा जाता है, prolific है। He is the resident of Texas। His works are primarily magical realism, blending fantasy and harsh realism। तो मैजिकल रियलिज्म से जैसे गैब्रियल गार्शिया मार्किस काफी फेमस है, और
सलमान रुश्दी का नाम भी लिया जाता है मैजिकल रियलिज्म लिखने के हवाले से। और अभी रिसेंटली हमारा जो है वो नॉवल है रेड बर्ड्स, आपने देखा होगा, एंड में वो भी मैजिकल रियलिज्म में कन्वर्ट हो गया, होता हमें नजर आता है, वहां भी मैजिकल रियलिज्म का यूज किया गया। सो दिस इज द ब्लेंडिंग ऑफ द फैंटेसी एंड द हार्श जो रियलिज्म। बोर्न इन सियालकोट इंडिया, उस वक्त सियालकोट इंडिया में था क्योंकि जब ये पैदा हुए। नाउ इन पाकिस्तान, घोष grew up as a Muslim. His father Khwaja Muhammad Ghosh was a businessman in 1942. During the Second World War, the family moved to Bombay, now Mumbai. After the partition of the undivided India into Pakistan and India, Ghosh and his family emigrated to England. तो ये जो पार्टीशन हुआ, इस पार्टीशन के बाद इनकी लाइफ स्टोरी आप देख रहे हैं, तो इनकी फैमिली जो इंग्लैंड मूव कर जाती है। He graduated from Keele University in 1959, going on to teach at Ealing Moss School in London. He became a close friend of Anthony Smith and of British experimental writer B.S. Johnson, with whom he collaborated on several projects. इन्होंने वहाँ पे जो इंग्लैंड में रहे, काफी एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी से बिलोंग करते रहे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इनके क्लोज फ्रेंड बने एंथनी स्मिथ वगैरह और B.S. जॉनसन। ऑब्वियसली आप इतने फेमस वो भी नहीं है कि हम उनको जानते हो, लेकिन अपने टाइम के वो एक क्रिएटिव राइटर हैं। Ghosh also met English poet टेड ह्यूज, इनको यकीनन हम जानते हैं टेड ह्यूज को, बल्कि इनकी वाइफ को भी जानते हैं क्योंकि वो भी जो है वो पोएट। हाँ जी, एंड हिज वाइफ द अमेरिकन पोएट एंड नॉवेलिस्ट टेड ह्यूज ब्रिटिश हैं और सिल्विया प्लैथ जो है वो अमेरिकन पोएट थी। एन अमेरिकन ऑथर जेने बारोवे विद whom he occasionally collaborated, ठीक है। तो इन्होंने इनकी काफी सीटिंग रही, टेड ह्यूज के साथ भी मिले, सिल्विया प्लैथ के साथ भी, और अदर फेमस जो है अपने टाइम के ऑथर। तो जुल्फकार घोष जो हैं वो एक इंटेलेक्चुअल क्लास में इनका उठना बैठना था और सियालकोट से बिलोंग करते थे बेसिकली। ज्यादा इनको पहचान नहीं मिली पाकिस्तान के अंदर, यकीनन आपने भी पहली बार इनका नाम सुना होगा, आई होप सो, क्योंकि बहुत ज्यादा इनको क्रेडिट नहीं दिया गया। वो बात करेंगे, अभी तारिक रहमान भी बात करते हैं इसके ऊपर। कन्फेशंस ऑफ ए नेटिव एलियन हमने इसका टाइटल बनाया, इनकी बुक का नाम है। टू कलेक्शन ऑफ हिज पोएट्री वर पब्लिश्ड। सबसे पहले द लॉस ऑफ इंडिया 1964 में आता है, जेट्स फ्रॉम ऑरेंज 1967, ये वर्स पब्लिकेशन है इनकी। आई मीन वर्स हियर मींस पोएट्री। एज वर एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड कन्फेशंस ऑफ ए नेटिव एलियन। कन्फेशंस ऑफ ए नेटिव एलियन, इस टाइटल को ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी अहम सी बात है। कन्फेशन तो कन्फेशन है, फिर नेटिव और एलियन इनके ये बातें जो एको करेंगे। एंड इज फर्स्ट टू नॉवेल्स कंट्राडिक्शंस, इनका नॉवल है, पहले नॉवेल्स में आता है 1966 में आता है, और द मर्डर ऑफ अजीज खान 1969 में आता है। मर्डर ऑफ अजीज खान के ऊपर काफी रिसर्च पेपर वगैरह लिखे जाते हैं। जुल्फकार घोष का ये नॉवल यहाँ काफी मकबूल है। उसके बाद इनका आता है जी इन द इनक्रेडिबल ब्राजीलियन। इन 1964 घोष मैरिड हेलेना डेला फोंटेन, ये इनकी वाइफ है जुल्फकार घोष की, एन आर्टिस्ट फ्रॉम ब्राजील, a country he later used as a setting for 6 of his novels. तो शादी के बाद ये ब्राजील गए भी होंगे, वहां रहे भी हैं, और इनके 6 नॉवल की सेटिंग जो है ब्राजील की। He moved from London to the United States in 1969 to teach at the University of Texas in Austin. In 1970s, Ghosh gained international repute with his trilogy. ये जो ट्रियोलॉजी लिखते हैं द इनक्रेडिबल ब्राजीलियन के नाम से, द इनक्रेडिबल ब्राजीलियन, which American writer Thomas Berger called a picaresque prose epic of Brazilian history. American travel writer and a novelist Paul Theroux called the work a considerable feat of imagination. तो लोगों ने इसकी क्रिटिकल एक्लेम इसको मिला है, लोगों ने इसकी तारीफ की है, और इनकी इंटरनेशनल एक रिप्यूट बनी जब इन्होंने ये 3 नॉवेल्स की एक सीरीज लिखी, द इनक्रेडिबल ब्राजीलियन, जिनमें पहला नॉवेल है शायद द वायलेंट वेस्ट। Ghosh has written many poems as well as a prose fiction and the non-fiction works. His book of the poetry include The Violent West, A Memory of the Asia, selected poems. आगे इनको वर्स में भी हम सैम्पल भी देखेंगे। He has written short stories, novels, 5 books of the literary criticism. तो घोष ने यानी काफी प्रोलिफिक राइटर है, नॉवल भी लिखे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी, एसेस भी लिखे,
क्रिटिसिज्म वाले एसेज भी लिखे हैं इन्होंने, और इन्होंने पोइट्री की कलेक्शन भी निकाली है। Gauss correspondence with Berger, spanning 40 years, is housed for research at the Harry Ransom Center at the University of Texas at Austin. The latter's cover topics such as their writing projects, books they were reading, and personal concern. जो बर्जर के साथ उनकी correspondence है, वो जो letters हैं, वो भी बाद में publish होते हैं. And Berger's dystopic 1973 novel Regiment of Women was dedicated to Gauss. तो बर्जर ने अपना जो नावल लिखा रेजिमेंट ऑफ विमेन, और वो उन्होंने इनको डेडिकेट भी किया। तो इनकी पोइट्री की फेमस एक बुक में द वायलेंट वेस्ट भी है, उसी पे हमने इसको टाइटल दिया था। यहाँ पे हमने सारी ऑल दो मेंशन कर दिए ताकि आपकी मेमोरी में रहे, और पोइट्री के वर्क में भी वो उसको थोड़ा सा टाइम देंगे। सो एलिनेशन एंड डीरेसिग्नेशन इनके दो बड़े डोमिनेंट थीम हैं। जैसे आपको वो टाइटल मैंने बताया था ना, वहां भी एलिनेशन आ रही थी और एलियन का वर्ड यूज हो रहा था। द बेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ द 60s इज जुल्फकार घोष। यकीनन घोष डज नॉट कॉल himself a Pakistani in the political sense, but his work owes much to his being born in a land which he had to leave later. तो उन्होंने कभी अपने आप को सही तरह से पॉलिटिकल सेंस में जाहिर वो पाकिस्तानी बनते नहीं, कभी आए नहीं यहाँ, ना कोई उनका कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसपे लिखा हो कि वो पाकिस्तानी है। He is most significant writer in this history of the Pakistani literature in English. His relation to Pakistan and Sialkot are ambivalent, and he complains about having been given no critical recognition. और इस बात को शिकायत भी करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर कि पाकिस्तान ने मुझे कभी ओन नहीं किया इस तरह से, और क्रिटिकल रिकग्निशन भी नहीं दी किसी कोई। अभी थोड़ा सा काम हो रहा है इनके ऊपर, और खासतौर पर तारिक रहमान जब से इनको मेंशन किया तो थोड़ा सा हमें पता चला है कि ये कौन एक अच्छे आला पाए गया। मेजर थीम इनके अंदर हमें मिलती है एलिनेशन एंड डीरेसिनेशन। ठीक है, एलिनेशन का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग हो जाना, कनेक्टेड ना हो सकना, कट ऑफ हो जाना अपने रूट्स के साथ। एलिनेशन होता है जब आप कोई दिलचस्पी ना ले रहे हो किसी, या एसोसिएशन ना फील करें, तो एलिनेशन। डीरेसिनेशन में भी यही है, जब आप रूटेड हो जाए, उसको डीरेसिनेशन कहते हैं। आपकी जो रेशियल कनेक्शंस है ना वो डिस्टर्ब हो, कट ऑफ हो जाए। सो कंडीशन ऑफ बीइंग कट ऑफ, जिसे हम कह सकते हैं दोबारा से, घोष कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग एन एक्साइल। तो इनको इनकी जो कॉन्शियसनेस बनती है वो तो एक्साइल के अंदर ही हमेशा रहे। बीइंग एन एक्साइल इज एक्सप्रेस इन हिज ऑटोबायोग्राफी कन्फेशंस ऑफ ए नेटिव एलियन, जो हमने पहले अभी मेंशन भी की थी। वहां पे इन्होंने वो लिखी है नेटिव एलियन, इसलिए इन्होंने कहा कि नेटिव और एलियन है, घर में ना हो के भी नहीं है और है हो के भी हैं, कुछ कंट्राडिक्टरी मीनिंग है। अनहोमलीनेस भी है इनके अंदर, होमी के बाबा वाली टर्म लगाए ना, तो अनहोमलीनेस यानी बीइंग नो होम एट ऑल, बीइंग नो एसोसिएशन, नो रूट्स एट ऑल। So Go's three novels, The Incredible Brazilian, The Native, The Beautiful Empire, and A Different World, have the same protagonist, Gregorio, who is also conscious of not really belonging to his environment. इनके जो मेजर कैरेक्टर है, इवन ट्रोलॉजी का जो मेजर कैरेक्टर है, और कुछ और नॉवेल्स का भी, ग्रिगोरियो जो है, या और अदर नॉवेल्स में भी ये थीम आपको मिलेगा कि वो कॉन्शियस ऑफ नॉट बीइंग बिलोंगिंग टू एनी एनवायरनमेंट, या नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेटिविटी, कोई सेंस ऑफ नहीं, होम नहीं आपको नजर आएगा। ये इनकी पर्सनल एक ट्रॉमा जो है वो हमें नजर आता है इनके माइंड के अंदर। द कंडीशन ऑफ बीइंग कट ऑफ, alienated from society is presented in Crumb's terms, इनका एक वर्क है Crumb's term, which is his trenchant criticism of the Western society. Being alienated is the major motive of the trilogy, ऊपर हमने मेंशन की है। थीम ऑफ अबैंडनमेंट आपको मिलेगा, कोई एलिनेशन, डीरेसिनेशन और नॉस्टैल्जिया और अबैंडनमेंट। In his next novel, Don Buono, the son kills the father who has left him in childhood. ठीक है, ये यहाँ भी आपको इनके पर्सनल जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमास हैं वो आपको उनके किरदारों में नजर आते हैं। The idea of the fatalistic pattern is to be found in the novels. A new history of the torments and the figures of the enchantment. इनके अगले वर्क्स हैं। इन टॉर्मेंट्स में क्या करते हैं, प्रॉस्परस पर्सन लीव्स हिज होम, टेक्स अ मिस्ट्रेस एंड नेवर रिटर्न। ठीक है, टॉर्मेंट्स, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ टॉर्मेंट्स जो वर्क है इनका, में हीरो क्या करता है आप देखें कि एक प्रॉस्परस पर्सन,
ठीक ठाक रिच पर्सन हैविंग मैनी रिसोर्सेज एंड वेल्थ लीव्स हिज होम, टेक्स अ मिस्ट्रेस एंड नेवर रिटर्न। तो यहाँ पे अब उनके पर्सनल पेन आप नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली इनके किरदार भी वही करते नजर आ रहे हैं जो इन्होंने खुद किया। इन फिगर्स, दूसरा जो नावल फिगर्स ऑफ एन्चेंटमेंट, अ क्लर्क इज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री एंड बीइंग अबैंडन्ड इन द ओशियंस फाइंड्स रेफ्यूज ऑन एन आइलैंड। बिल्कुल इनको पर्सनल स्टोरी आपको नजर आ रही है। अरेस्टेड बाय द मिलिट्री, मेन कैरेक्टर देखिए क्लर्क है, मिलिट्री अरेस्ट करती है और फिर खुद ही उधर छोड़ के समुद्र के ऊपर छोड़ के गायब हो जाते हैं, अबैंडन कर देते हैं उसको, और वो बेचारा एक आइलैंड पे जाके फंस जाता है और कभी यानी घर नहीं जा पाएगा, एक अननोन लैंड एक में ट्रैप हो जाना। He creates surrealistic, a para-realistic fiction in the form of Hume's investigation into the Bogart script. तो इनका अगला वर्क है Hume's investigation into the Bogart scripts। तो ये थोड़ा सा surrealistic और para-realistic और dream like एक वर्क है। मर्डर ऑफ द अजीज खान, जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया था, बहुत रिमार्केबल वर्क इनका यहाँ समझा जाता है। 1969 में आता है, ये मास्टरपीस इन स्टाइल, रियलिस्टिक स्टाइल है, वो रियलिज्म बेस्ड है ये मर्डर ऑफ अजीज खान। इट इज सोल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉवल कोर्स, इट इज टोल्ड होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये खुद कहते हैं। इट इज द ओनली इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द फिक्शन रिप्रेजेंटिंग द सोशल रियलिटी एंड द इमर्जेंस ऑफ प्रिमिटिव कैपिटलिज्म इन पाकिस्तान इन द 1960s। 1960 का पाकिस्तान कैसा है और किस तरह एक कैपिटलिज्म का राइज हो रहा है और सोशल कंडीशन फैब्रिक क्या है, वो आपको मर्डर ऑफ अजीज खान से काफी कुछ पता चल सकता है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अजीज खान है इसके, इज द ओनर ऑफ 70 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन कालापुर। एक जगह इन्होंने फिक्शनल एक प्लेस क्रिएट की, कालापुर, अ फिक्शनल नेम फॉर लायलपुर जगह। और लायलपुर किस सिटी का नाम है पता है आपको? कि पाकिस्तान ने तो नाम बदल दिए ना कुछ शहरों के। सर फैसलाबाद। फैसलाबाद का नाम, गुड। उस लायलपुर ये कालापुर कहते हैं, फिक्शनली इन्होंने क्रिएट किया। वहां अजीज खान की एक जमीन है काफी सारी, which he formed for the help of his two sons Rafiq and Javed and his peasant laborers. The land around his estate is bought by Shah brothers Akram, Ayub and Afaq। ये शाह ब्रदर्स जो हैं वो लैंड बाय करते हैं इनके करीब, who want to create an industrial empire। तो वो चाहते हैं कि सारी लैंड इर्द गिर्द की वो ग्रैब कर लें और बहुत बड़ी एक अंपायर कायम करना चाहते हैं। उस जमाने के 1960 के पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा था। They offered to buy Aziz Khan's land, but he refuses to sell. They decided to destroy Aziz's pride as well as his family and finally to seize all land. Gradually वो एक ऐसी प्लानिंग करते हैं कि ऐसा फंसाते हैं इसको, बाकी कहानी पढ़ने वाली है कि वो कैसे जो है ना सारी जमीन छीन लेते हैं, अजीज को जो है ना वो दरबदर कर देते हैं। Ghost novel shows a deep understanding of Pakistani way of life. The corruption of the government officials and the way of the minor characters authentic. इसमें आपको सोशल फैब्रिक मिलेगा। पाकिस्तान में आप सोच रहे होंगे करप्शन आजकल है, ये 1960s में जो आप नॉवल देखेंगे तो आपको 1960 का पाकिस्तान भी नजर आ जाएगा, जो वो कहते हैं ना पहले बड़ा अच्छा चल रहा था, ये बाद में खराब हुआ है, उनको एक एविडेंस मिलेगा। इनका एक और कंट्रीब्यूशन है जिसका अर्थ पाकिस्तानी ईडियम। हाल तो पाकिस्तानी ईडियम की टर्म किसने पहले बोली थी, इसका क्या मतलब होता है, ये भी स्लाइड में आपको कुछ क्लियर होगा। So it will be noted that Ghosh has deviated from the conventional spelling of English words in order to represent accent and modes of the speech of different characters। ये अपने characters की जो लोअर क्लास है उन्होंने बिलोंग करेंगे या इंडियन कैरेक्टर होंगे या पाकिस्तानी कैरेक्टर होंगे, तो उनकी स्पीच उनकी स्पेलिंग में वो एक्सेंट डिफरेंट शो करने के लिए स्पेलिंग कन्वेंशन को वो फ्लाउट करते हैं और डिफरेंट वर्ड्स जो है वो यूज भी करते हैं साथ साथ। दिस मे बी ए सक्सेसफुल मेथड ऑफ क्रिएटिंग व्हाट तौफीक रफत, जो पाकिस्तानी एक फेमस पोइट हैं तौफीक रफत, आगे उनको पोइट्री में देखेंगे, कॉल्स हिम पाकिस्तानी इडियम वैसे कहते हैं। अहमद अली आल्सो ट्राइड टू क्रिएट सच एन इडियम इन ट्वाइलाइट इन दिल्ली, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे इंडियन वर्ड्स यूज किए हैं, इंडियन स्पेलिंग के साथ इंडियन इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवाई है, बाद में जैसे हम पाकिस्तानी इडियम कह रहे हैं। Ghosh has written one other novel and a major short story about India. The novel is called The Contradictions, 1966 में आते हैं, and his short story जो है वो है The Zoo People, both based in India.
ये हमारे पास है अजीज जो है, मैडम अजीज खान हमारा कहा था, ये हमारा सबसे बेस्ट रिमार्केबल कवर रहेगा। और ब्राजीलियन जो है जिसके नाम के साथ आया था वो भी इनका सबसे फेमस है, द इनक्रेडिबल ब्राजीलियन। तो उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, पोएट्री भी की है, नॉवल भी लिखे हैं हमने इनके थीम, और एक नॉवल की थोड़ी स्टोरी भी देख ली है, और पाकिस्तानी इडियम में इनका कंट्रीब्यूशन भी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं 1970s का जो वर्क है। फर्स्ट क्रिएटिव राइटर इज राजा त्रिदेव रॉय। राजा त्रिदेव रॉय जो है, he was the ruler of the Chakma tribe in Chittagong Hill tracts. He was one of the few Bengalis to have chosen to stay back in Pakistan after the emergence of Bangladesh in 1971. 70s के अंदर ये राइटर सामने आते हैं। 71 के अंदर आपको पता है बांग्लादेश हमसे सेपरेट हो गया था, और उसके सामने आने के बावजूद तक ये चिटागोंग में ट्राइब के रूलर थे राजा त्रिदेव राय। तभी राजा थे ना, प्रिंसली स्टेट आपको पता है पाकिस्तान ने खत्म नहीं की थी, लेकिन इनको जो है वो छोड़ छाड़ के आनी पड़ी पाकिस्तान। इन पाकिस्तान त्रिदेव रॉय वाज मेड द मिनिस्टर ऑफ द माइनॉरिटीज अफेयर, बीइंग बुद्धिस्ट हिमसेल्फ। ये बुद्धिस्ट थे खुद, और भुट्टो गवर्नमेंट के अंदर इनको जो है वो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर बनाया गया। ही पब्लिश 2 कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज, द विंड स्वेप्ट वहानी एंड दे सिंपली बिलोंग, बोथ इन 1972 के अंदर आती हैं। शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है दोनों, नॉट ऑल ऑफ विच कैन बी डिफाइंड एज ए शॉर्ट स्टोरीज। इन पर क्रिटिसिज्म ये हम कर सकते हैं कि सारी शॉर्ट स्टोरीज के मेरिट पे भी पूरी नहीं उतरती। सम आर एसेज, सम आर स्केचेस, एनेक्डोट्स, अदर्स आर फोक टेल्स, सम स्टिल अदर्स आर द बुद्धिस्ट मिथ्स। तो ये इस तरह की कहानियां मिक्स करके उन्होंने द विंड स्वेप्ट वहानी, शायद वहानी कोई और वर्ड होगा, एंड दे सिंपली बिलोंग इनका अदर जो कलेक्शन वर्क है राजा त्रिदेव रॉय। तो लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ जो है बताया एक इम्पोर्टेंट है, याद रखने में आपको मदद भी होगी, इससे इनकी कहानी को भी समझने में मदद होगी। शैडोज ऑफ टाइम हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। 1975 की बात है, 70s के अंदर है इस वक्त। इट इज सरप्राइजिंग दैट द राइटर्स ऑफ इंग्लिश फिक्शन have not shown any reaction to the politics of the Pakistan in these eventful years. In 1971, war, for instance, is a major event on which almost nothing significant has been written. 71 की बार के ऊपर आपको पता है बहुत कम जो है वो हमारे ऊपर काम हुआ है। कभी आपने मूवी ड्रामा भी नहीं देखा होगा, कोई मूवी नहीं आपने देखी होगी, और कोई सिग्निफिकेंट राइटिंग भी आपको नहीं मिलेगी। आज दो थोड़ा सा काम है पुराने टाइम में है, जैसे मेहर निगार मसरूर अपने नॉवल में लिखती हैं, शैडोज ऑफ टाइम 75 में पब्लिश होता है, हैज हाउएवर टच्ड अपॉन इट। This story is radically critical of the West Pakistani attitude as well as the official policy in 1971 crisis. Or in this story, the point of the view is that Bangladesh should have been granted autonomy if most of its people wanted that. तो ये नॉवल जो है हमें लगता है कि ये क्रिटिसाइज करता है वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिसीज को, और ये कहता है कि अगर उन्हें ऑटोनॉमी मांगते थे तो दे देनी चाहिए थी विद इन पाकिस्तान, अगर वो ऑटोनॉमी चाहते थे। इनके कंक्लूजन काफी रेडिकल हैं, और मेहर निगार मसरूर ने ये नॉवल शायद लिखा होगा शैडोज ऑफ द टाइम। उसके बाद अब रिसेंट पाकिस्तान के अंदर ये वाकयात आप क्रिटिकल इवेल्युएशन होती हमें नहीं मिलती है, और उसकी बहुत सारी रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, बाद में आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं बात होती इसकी। some significant words को insignificant words हुई, कुछ insignificant writer भी हैं, यहाँ तक तो कुछ significant writer थे। अख्तर तुफैल is another writer whose collection of the short stories The Vale of the Tears was published in 1976. ज्यादा famous नहीं हुई। The Vale of Tears stories are not well written, they are unusual, protagonists are neither blasphemous or have stopped believing in the orthodox Islam, और इन बातों के अलावा वो कोई इतने ज्यादा आर्टिस्टिक लेवल पे भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं। अख्तर तो फैन ने लिखी थी, बहरहाल 76 हिस्ट्री का जरूर पार्ट है। द वाइट टाइगर ऑफ वरिंगा, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय बिलाल अहमद जेडी आर नॉट आल्सो वेल नोन। बिलाल अहमद जेडी ने भी ये कलेक्शन पब्लिश करवाई थी, द वाइट टाइगर ऑफ वरिंगा। अख्तर तो फैल की भी है द वेल ऑफ टीयर्स, लेकिन दोनों शायद इतनी फेमस नहीं हो सकी। लेकिन 70s के अंदर जो सबसे फेमस पर्सनैलिटी थी वो थी वापसी सिद्धवा, जो एक नई जो है वाथर इमर्ज होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर जैसे 60s में जुल्फकार गौस हैं, तो 70s में हमारे पास जो बड़ा नाम सामने आता है वो है वापसी सिद्धवा। द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर ऑफ फिक्शन इन द 70s however was वापसी सिद्धवा।
She was born in Karachi and lived later in Lahore. She has written fiction and taught in American universities. She has 3 children. और ये इनकी हल्की सी बायोग्राफी है जो आप फर्दर जान सकते हैं। कराची में पैदा होती हैं, बिलोंग टू द पारसी कम्युनिटी, ज़ोरेस्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती थी। द पारसी कौन है? दे केम फ्रॉम ईरान। ये ईरान का बहुत कदीम रिलीजन है पारसी जो है, जिसमें जो है फायर को बड़ा सीक्रेट समझा जाता है और अयूरा मजदा की इबादत की। इसमें ये वाहिद रिलीजन में 2 खुदा होते हैं और ये अपने मुर्दों को दफन भी नहीं करते। इनके बारे में दिलचस्प मालूमात मैंने पढ़ी थी वापसी की बायोग्राफी पढ़ते हुए। Here the Parsis came from Iran when the Muslim conquered that country and Islam replaced Zoroastrianism, the dominant religion जो है इस्लाम बना। तो उस वक्त जो वहाँ के पारसी थे अक्सर इंडिया की तरफ भाग आए थे, जिन्होंने अपने रिलीजन को नहीं छोड़ा था। तो वो जो ज़ोरेस्ट्रियंस हैं वो कुछ इंडिया और पाकिस्तान में रहते थे। तो पार्टीशन के बाद यकीनन उन पे हालात काफी तंग हुए। The Parsis initially settled mostly in Bombay and Karachi and later moved to Lahore and other major cities of the subcontinent. They lived in the secluded communities of their own and followed Zoroastrian faith. लेकिन अपने वो कम्युनिटीज में रहते थे, उसकी वजह ये है कि वो अपने आप को महफूज समझते थे ना, एक साथ रह के। तो ऑन होना चाहिए, तो स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। They are generally business people, कारोबार करते हैं क्योंकि ज़ाहिर जॉब में तो वो आने भी नहीं देंगे ना पाकिस्तानी पारसियों को, जो जगह नहीं बनी थी उनकी। It is known for what goes on within Parsi community by the most Pakistanis and Indians. पाकिस्तानी इंडियन अक्सर नहीं जानते कि इस कम्युनिटी के अंदर क्या है, इनके वैल्यूज क्या हैं, इनके बिलीफ सिस्टम क्या है, ये क्या करते हैं। कई लोग तो समझते हैं आग की इबादत करते हैं, तो ऐसा नहीं है। फायर उनके यहाँ सीक्रेट जरूर है, तो उनके बारे में गलत फहमी है, लेकिन उनकी अपनी अंदर की जो जिंदगी है उसके बारे में पहली बार झांकने का मौका हमें देती हैं वापसी सिद्धवा। जो वापसी सिद्धवा जो कराची में पैदा हुई, सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त। 11 अगस्त 1938 एज ए वापसी बंदारा टू गुजराती स्पीकिंग पारसी ज़ोरेस्ट्रियन पेरेंट्स and later moved with her family to Lahore, Punjab province where she grew up. पली बड़ी लाहौर के अंदर है, पैदा जो है कराची में हुई थी। She was 2 years old when she contracted polio. छोटी सी इनकी बायो देख रहे हैं ताकि इनके काम को समझ सके। तो छोटी सी थी कि इनको पोलियो हो गया, which was affected her throughout her life. सारी जिंदगी फिर इनसे ये नहीं निकल सकती। आपको पता है बचपन में जब पोलियो हो जाता है, और इसलिए पोलियो की वैक्सीन से अब पूरी दुनिया में तकरीबन पोलियो खत्म हो रहा है। पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटलिज्म और डॉगमेटिज्म है ना, वहीं पे ये पोलियो रहता है। तो and when she was 9 in 49 during the partition of India, ये 9 साल की थी जब इन्होंने partition of India देखा, faced effects which would shape the character Lenny in her novel Cracking India as well as the background of her novel. Lenny का जो character है वो भी छोटी सी बच्ची होती है जो पाकिस्तान बनता, इंडिया पाकिस्तान अलग होता है देखती है, इंडिया को आजाद होता देखती है और पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड होता देखती है। इन्होंने अपना नॉवल लिखा था क्रैकिंग इंडिया, बिल्कुल द हार्ट डिवाइडेड जैसे नॉवल है। क्रैकिंग इंडिया जो है ना वो दूसरे नाम के साथ भी पब्लिश हुआ, आइस कैंडी मैन के नाम से पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर वर्ड इंडिया जो है वो इन्होंने नहीं लिखने दिया ऊपर, इन्होंने कहा जी आइस कैंडी मैन करें। She received her Bachelor of Arts degree from Kinnaird College for Women, University in Lahore 1957 में Kinnaird College की ये ग्रेजुएट हैं। She married at the age of 19 and moved to Bombay City, Bombay State Republic of India for the 5 years before she divorced and remarried in Lahore, Punjab with her present husband Noshir, who is also a Parsi Zoroastrian. She had 3 children before beginning his career as an author. She currently resides in Houston, Texas, United States as American national. अब जो ये काफी से अमेरिका जा चुकी हैं अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान के बदलते हुए हालात को देखते हुए ये कम्युनिटी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गई, ये फैमिली जो खास तौर पे सिटीजनशिप ली इन्होंने, वहां पे रेजिडेंस ली है। शी डिस्क्राइब्स हरसेल्फ एज ए पंजाबी पारसी। हर फर्स्ट लैंग्वेज इज गुजराती, हर सेकंड लैंग्वेज इज उर्दू एंड हर थर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश। शी सेड she can read and write best in English, but she is more comfortable talking in Gujarati and Urdu and often translates literally from Gujarati to Urdu to English.
दीपा मेहता एंड बापसी सिद्धवा के दरमियान क्या ताल्लुक है, इसको देखते हैं. शी इज बेस्ट नोन फॉर हर कोलैबोरेटेड वर्क विद इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर दीपा मेहता, जो कनाडा में रहते हैं, इंडियन हैं, मूवीज बनाते हैं. सिद्धवा wrote both the 1991 novel Ice Candy Man, which served as the basis for the Mehta's 1998 film Earth, जो उन्होंने बनाई थी, वो बेस्ड करती है आइस कैंडी मैन के ऊपर, as well as the 2006 novel Water, a novel on which Mehta 2005 film Water is based. A documentary about Sidhwa's life called Bapsi Silences of My Life is currently in production, is expected to release in 2021. में expected थी, शायद release हो चुकी होगी. Works of the Bapsi अगर देखें, their language of love, short stories recently इन्होंने publish करवाई थी, recent में इनके पिछले 5-7 सालों में. ये मेरे पास इनके collection भी मौजूद है, their language of love, ये short stories की collection है. City of Sin and Splendor, राइटिंग ऑन लाहौर पे इन्होंने ये वर्क लिखा है, प्रोज वर्क. वाटर नॉवल भी मेंशन हुआ. वापसी सिद्धवा ओमिनिबस एक वर्क है. एंड अमेरिकन ब्रैट, ये हमारे जमाने में सिलेबस में हुआ करता था एमफिल के. क्रैकिंग इंडिया आइस मेडिकन के नाम से पब्लिश होता है दोबारा. द ब्राइट इनका वर्क है. द क्रो ईटर्स हैं. इसके अलावा शायद आपने भी किसी इनके सिलेबस में भी एक दो वर्क शामिल है. आइस कैंडी मैन, इट इज बेटर देन द क्रो कहा जाता है आइस कैंडी मैन का वर्क. A traditional novel है, realistic है. This work is response to the traumatic events of the partition of India in 1947. जैसे बचपन में खुद देखा था, ये काफी ऑटोबायोग्राफी है. लेकिन इसकी कैरेक्टर जो है वो भी एक बच्चे की नजर से ये दिखाया गया कैसे पार्टीशन होती है, तो क्या इवेंट्स एक्सपोज होते हैं. She also used realistic technique to make it an adequate symbol for the effect of external events on the human beings. She also written one of the most powerful indictment of the rights during the partition. Before this novel, there was almost nothing in English except some works of the Khwaja Ahmad Abbas and some short stories of H.K. Burki about these rights. ये जो partition के दौरान rights हुए थे, उनके ऊपर इंग्लिश में इतना काम नहीं. उर्दू में तो काफी लोगों ने उस पर short stories लिखी हैं, इसमें मंटो भी शामिल है. लेकिन इंग्लिश में हम देखते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास और बर्की, और फिर ये काम करते हैं इंग्लिश में फिक्शन में. There was, of course, much that was good in Urdu literature and other languages, but in English, there was only Khushwant Singh trained to Pakistan about the partition. India की तरफ से भी हमें एक वर्क मिलता है पार्टीशन के ऊपर, नॉवल मिलता है, वो है खुशवंत सिंह का. खुशवंत सिंह आपको पता है खुद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, बाद में इन्होंने माइग्रेट किया था, ये भी लाहौर से पढ़े थे. Bapsi Sidhwa has written a truly authentic multi-dimensional novel about the partition. Ice Candy Man is one of the best works of Pakistani fiction and one of the fine novel of the century से बोला जाता है आइस कैंडी मैन. ये इनका सबसे बेस्ट वर्क है, बल्कि एवर बेस्ट पाकिस्तानी नॉवेल्स में आता है. 1980s में अब देखते हैं लिटरेरी मास्टरपीसेस अबाउट पाकिस्तान वर रिटन मोस्टली आउटसाइड पाकिस्तान. 80s जब स्टार्ट होता है तब भी जुल्फकार गौस लिख रहे हैं. वापसी सिद्धवा केप्ट पब्लिशिंग इन 80s is about the short stories of Abdul Rashid Tabassum and the novel of Tariq Mahmood, Mohammad Sipra, Adam Zameen-Zad and Meher Nigar Masroor. ये राइटर जो है कंटिन्यूसली आगे भी काम कर रहे हैं. और जुल्फकार गौस के वापसी सिद्धवा पे यकीनन हमने बात कर ली हुई है, और कंटिन्यूसली उनके और वर्क्स आते गए, हमने करके मेंशन कर दिए. अब्दुल रशीद तबस्सुम ने स्पेशल अलग काम किया, या जिनको हमें मेंशन करना है. तबस्सुम्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, जैसे हम कह रहे थे पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरीज काफी कलेक्शन है. A Window to the East was published in 1981. It contains 8 short stories. These stories are light-hearted and anecdotal. They are written from the point of the view of skeptic, generally someone who is westernized in ideas in the context of Pakistan and enjoys the superstition and gullibility of the villagers. ये ऐसे लगता है कि ये skeptic की नजर से हैं. अब्दुल रशीद तबस्सुम जो हैं एक लिबरल वेस्टर्नाइज आइडियाज रखते थे. वेस्टर्न एजुकेशन ज़ाहिर उनके असर पे हैवी थी, जैसा इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पढ़ने से होती है. और उस नज़र से जब ये विलेजर्स को देखते हैं तो उन्हें ये एंजॉय करते हैं, उनकी बेवकूफ़ियों को, उनकी गलेबिलिटी को, उनके सुपरस्टिशंस को, और ऐसा लगता है कि इस नज़र से देख रहे हैं, यूरोसेंट्रिक व्यू से देख रहे हैं. तबस्सुम बिलोंग टू द लिबरल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश राइटिंग इन पाकिस्तान व्हिच वाज बिगन बाय अहमद अली. अहमद अली का जो ट्रेडिशन है, लिबरल ट्रेडिशन, ये उसी को फॉलो करते नजर आते हैं अपने काम के. मोहम्मद सिप्रा है उसके अलावा, ऑन द अदर हैंड, डज नॉट सीम टू हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एनीथिंग बट अ थ्रिलर लाइक पॉन टू किंग 3. इनका वर्क एक थ्रिलर वर्क है,
और पार्ट 2 इन 85 में आता है। मोहम्मद सिप्रा इसके ऑथर हैं। दिस नॉवल हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द वेस्टर्न पॉपुलर फिक्शन, सेक्स, इंट्रिग, वायलेंस, हाई कॉमर्स, ऑस्टेंटेशन, जो भी एक मसाला वेस्टर्न पॉपुलर फिक्शन के लिए यूज होता है वो इन्होंने यूज किया है। और ये कोई इतने बहुत ज्यादा रिमार्केबल ऑथर नहीं है। जो रिमार्केबल होंगे वो हम आपको बताएंगे साथ। Tariq Mahmood came to Britain in the early 60s and attended school in Bradford, the Yorkshire city with a large Pakistani working class population. He involved with radical political groups, was put on trial. He conducted his own defense and was acquitted. तो इंग्लैंड के अंदर इन पर ट्रायल भी हुआ है, लोअर क्लासेस के साथ हुआ, वर्क का इनको एक्सपीरियंस है, एजुकेटेड इंसान थे, इन्होंने अपना डिफेंस भी खुद किया था उस ट्रायल में और सेफली एक्विट भी हो गए थे। तो इनका जो नॉवल है ना, हैंड ऑन द सन, was published as a result of these experiences. इनको वहां पे जो ये तजुर्बात हुए थे उनको बुनियाद बना के इन्होंने नॉवल लिखा, हैंड ऑन द सन, तारिक महमूद का। तो ये एक एक जो वर्क है और बहुत ज्यादा ये सिग्निफिकेंट तो नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। एडम ज़मीनज़ाद, डिफरेंट सा नाम है, एडम ज़मीनज़ाद या आदम ज़मीनज़ाद, who has lived and worked in Pakistan, has unexpectedly produced the best of the novels. His first novel, the 13th House 1987 के अंदर won the David Hyams Award. And second novel, My Friend Matt and Hannah Dhor, is equally brilliant. क्योंकि ये दो नॉवल काफी अच्छे नॉवल समझे जाते हैं, इनको अवार्ड भी मिला एक, although इतना बड़े अवार्ड्स में तो नहीं आता लेकिन एक अवार्ड है। They are both profoundly moving political novels. The major theme of these is that arbitrary and the evil political forces crush innocent people in the third. किस तरह जो है वो पॉलिटिकल इवल फोर्सेस जो हैं वो उसमें जो है वो लोग, हम लोग मासूम आदमी लोग जो हैं उनको इस तरह नुकसान होता है। मेहर निगार मसरूर लास्ट होंगे आज के लिए। द लास्ट इन दिस पार्ट इज द मेहर निगार मसरूर। शी वाज बोर्न इन लाहौर बिफोर पार्टीशन. She studied at Queen Mary and Kinnaird College in Lahore and became an activist in the cause of the women emancipation. ये feminist एक movement के साथ associated नहीं, women emancipation के लिए उन्होंने काम किया. She was antagonistic to the martial law. इन्होंने जो मार्शल लॉ देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको मुखालफत की है, उनको ये फाइट की है. एंड द राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म इन पाकिस्तान, दो फोर्सेस के खिलाफ ये इन्होंने स्ट्रगल किया. शी डाइड जस्ट बिफोर हर नॉवल शैडोज ऑफ टाइम वाज पब्लिश्ड इन 1987. बिल्कुल पब्लिश होने से थोड़ी देर अर्सा पहले इनकी डेथ हो जाती है. हर नॉवल इज अ पॉलिटिकल नॉवल. एक पॉलिटिकल नॉवल था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी मेहर निगार मसरूर. शैडोज ऑफ टाइम जो इनका वर्क है वो, जो एक फेमिनिस्ट है, तो एक तरह से एक इम्पोर्टेंट वर्क हो जाएगा. मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं इसका फॉन्ट, ताकि आपको ये नजर आए कि ये याद रखने वाली चीज है. तो यहाँ तक है. हम इसके बाद जो है वो पार्ट 3 में जाएंगे पाकिस्तानी फिक्शन में इंग्लिश में. हम आगे